जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां माउंट एवरेस्ट जैसा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा पठार, हिमालय की वादियों में बसा एक शांत देश जहां ना बंदूकें थीं, न युद्ध, न ही हिंसा, सिर्फ प्रार्थनाएं, मठ और आत्मा की शांति थी। लेकिन एक दिन उस धरती पर टैंक चल पड़े। ये कहानी है तिब्बत की और चीन के उस कब्जे की जिसने तिब्बत पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी संस्कृति, विचार, परंपरा आज तक नहीं मिटा पाया। तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य था। उसकी अपनी भाषा, धर्म, झंडा, सेना और सरकार थी। लेकिन तिब्बत पर कब्जे के बाद उसको पूरी तरह से मिटाने का भरसक प्रयास किया गया। कई सारे मठों की ध्वंस कर दिया और उसके साथ ही बहुत सारे भिक्षुगण को मौत के घाट उतार दिया। तिब्बत 7वीं सदी से लेकर 1912 तक एक स्वतंत्र राष्ट्र था। वो अपनी विचारों तथा दुनिया भर में शांति के लिए जाना जाता था। अगर हम बात करें कि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, तो तब भी ब्रिटिश भारत ने भी तिब्बत को एक अलग इकाई माना था। ऐसे में तिब्बत का इतिहास एक स्वतंत्र और शक्तिशाली इकाई के रूप में रहा है। 13वें दलाई लामा थुप्टेन ग्यात्सो ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया था। Tibet is independent. इस घोषणा को विदेशी शासकों के साथ पत्राचार और मंगोलिया के साथ एक संधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि की गई। 1912 से लेकर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना तक किसी भी चीनी सरकार ने वर्तमान तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं किया था। दलाई लामा के सरकार ने 1951 तक तिब्बत की भूमि पर शासन किया था। अगर हम 8वीं सदी में जाकर देखें तो हम पाते हैं कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत एक सक्रिय सैन्य शक्ति के रूप में भी जाना जाता था। 8वीं शताब्दी में राजा सोंगसेन गम्पो ने चीन की तत्कालीन राजधानी चांगएन यानी वर्तमान जियान का घेरव डाल लिया था, जिसके कारण चीनी बादशाह को भागना पड़ा और तिब्बतियों ने वहां एक नए शासक की नियुक्ति की। 821 यानी कि 822 में चीन के साथ एक शांति समझौता संपन्न हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच सीमाओं का सीमांकन किया। ये संधि हमारे दोनों राष्ट्रों के भविष्य को आकार देगी। हमारी सीमाओं का सम्मान हो, यही कामना है। इसके अतिरिक्त 17वीं शताब्दी में मंचू शासकों और दलाई लामा के बीच चोयोन यानी कि गुरु शिष्य संबंध विकसित हुआ, जिसमें दलाई लामा मंचू सम्राट के आध्यात्मिक गुरु थे। यह संबंध 19वीं शताब्दी तक बना रहा और इसका तिब्बत की स्वतंत्र स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये राजनीतिक नियंत्रण के बजाय आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित था। उसके बाद 1949 में माओ से दोंग की सरकार चीन में बनी तो उन्होंने कहा, चीन के हर हिस्से को वापस लिया जाएगा। तिब्बत के भूराजनीतिक महत्व, भारत के बॉर्डर के पास जल संसाधनों का स्रोत, इन सभी वजहों से आखिर में 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब 14वें दलाई लामा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जो चीन की विस्तारवादी नीतियों का एक स्पष्ट संकेत था। इस सैन्य दबाव के परिणाम स्वरूप 23 मई 1951 को तिब्बती नेताओं को चीन द्वारा निर्धारित 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया था। तिब्बती लोग इस दिन को काला दिन मानते हैं, जबकि चीनी इसे पीस मेजर्स यानी शांति के प्रयासों वाला दिन बताते हैं। इस समझौते ने तिब्बत पर चीन की संप्रभुता की पुष्टि की, हालांकि इसमें बौद्ध धर्म और तिब्बती स्वायत्ता को बनाए रखने का वादा किया गया था। दलाई लामा ने स्वयं इस संधि को अमान्य बताया है, क्योंकि उन पर दबाव डालकर जबरन हस्ताक्षर कराए गए थे। ये हमारे लोगों के भविष्य का सवाल है, सोच समझकर फैसला लेना होगा। जल्दी करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं और है। तिब्बत की सरकार इस समझौते को नहीं चाहती थी। ये विरोधाभास चीन के कब्जे की वैधता पर गंभीर सवाल उठाता है। चीन की शांतिपूर्ण मुक्ति की कहानी एक प्रचार उपकरण है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आलोचना को कम करना और उसके कार्यों को वैधता देना है, जबकि जमीनी हकीकत दमन और बल प्रयोग किया गया। और PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी तिब्बत में घुसपैठ शुरू की।
पीएलए ने 40,000 सैनिकों के साथ हमला किया और 1959 में जब तिब्बती जनता ने विरोध किया में चीनी शासन के खिलाफ तिब्बत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, लेकिन यह असफल रहा। हजारों लोगों को चीन की आर्मी ने मौत के घाट उतार दिया तथा व्यापक नरसंहार हुआ। इस विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को भेष बदलकर नेपाल के रास्ते तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। उनके साथ हजारों तिब्बती भी भारत आए, जिससे इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर तिब्बतियों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। दलाई लामा का भारत में शरण लेना और निर्वासित सरकार की स्थापना ने तिब्बत मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिंदा रखा संविधान का है। ये भविष्य चीन के लिए एक निरंतर चुनौती है, क्योंकि दलाई लामा दुनिया भर में तिब्बत के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। ये चीन को तिब्बत अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अतिरिक्त दमनकारी उपाय अपनाने पर मजबूर करता है, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन और बढ़ जाता है। साथ ही ये भारत चीन संबंधों में एक स्थायी तनाव का बिंदु बन गया है, क्योंकि चीन भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देने को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। दलाई लामा ने भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार, जिसे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA के नाम से जाना जाता है, का गठन किया। यह आज भी लगभग 1.3 लाख तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व करती है और तिब्बत की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रही है। वर्तमान में चीन ने तिब्बत का नाम बदलकर XIZANG कर दिया है, लेकिन लोग सही कहते हैं, नाम बदलकर आप वहां की असलियत को नहीं छिपा पाओगे, सच सामने आ ही जाता है। ये दर्शाता है कि चीन ने तिब्बत के लोगों के विचारों, मान्यताओं, धर्मों, संस्कारों, खान पान, रहन सहन तथा वहाँ की संस्कृति को व्यापक स्तर पर परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये चीन द्वारा किसी देश के साथ वैचारिक स्तर को बदलने की कोशिश आम हो गई है। हाल के वर्षों में चीन ने अपने स्तर पर भारत देश के अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम अपने स्तर पर बदला था। भारत सरकार ने इसे ऑफिशियल खारिज कर दिया और फरवरी 2023 में चीन ने रूस के 8 शहरों के चीनी नाम मानचित्रों में डाले, जैसे कि खाबारोवस्क, बोली और व्लादिवोस्टोक, हाइसेनवाई। वर्तमान में दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मुद्दा एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है, क्योंकि चीन इस प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि तिब्बती समुदाय अपनी धार्मिक परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं। इसी तरह दलाई लामा के उत्तराधिकार पर चीन का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास तिब्बती बौद्ध धर्म के भविष्य और उसके आध्यात्मिक नेतृत्व को अपने अधीन करने की रणनीति है। ये दोनों कदम मिलकर एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, जो तिब्बती राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को जड़ से खत्म करने और चीन के दावों को स्थापित करने की कोशिश है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चीन पर दबाव डालना जारी रखना चाहिए, ताकि तिब्बती संस्कृति को मिटाने के प्रयास को रोका जा सके और मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। अब विश्व समुदाय के सामने प्रश्न ये उठते हैं कि क्या एक शांत देश को निगल लेना इतनी आसानी से माफ किया जा सकता है? क्या दुनिया की चुप्पी से बड़ा कोई अपराध होता है? आप अपने विचारों को कमेंट में लिख सकते हैं। आप सबके विचारों को समन्वय चैनल स्वागत करता है। जय हिंद, जय भारत।